आप राजनीति में बड़े इंटरेस्टेड हैं और आपके ऊपर ये भी टैग है कि आप कांग्रेस के साथ जो है अलाइड हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वकील साहब अलाइड हैं, वो भी अध्यक्ष के पद के लिए लड़ रहे हैं। एक वकील साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया सिर्फ इसलिए कि भाई मैंने चुनाव लड़ने हैं, तो मैं किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं रहना चाहता हूँ। आप ही के एक और वकील साथी हैं, वो भी कांग्रेस के साथ हैं और वो तो कांग्रेस में हैं। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या ये बात सच है कि ये बार की जो आप लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं, इसके पीछे असल में मुद्दा ये है कि आप आने वाले कल में जो है अपने आप के लिए एक राजनीतिक भविष्य देखते हैं और उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप इस बार के इस चुनाव में उतरे। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव एक लंबे समय के बाद चुनाव आए हैं और एक लंबे चौड़े समय के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि चुनाव में स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सलाथिया नहीं है। और जब हम हाईकोर्ट के परिसर में भी गए तो रंग ये बता रहा था कि अब वो माहौल नहीं है और उस तरह की रौनक वकील खुद कहते हैं अब नहीं है। अब रात को 12:30 बजे कोई पोस्ट लिखने वाला नहीं है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सलाथिया के साथी भी रहे हैं और इस समय जिनको लेकर बार में एक विचार है कि सबसे पावरफुल कंटेंडर हैं सीनियर एडवोकेट M.K. भरद्वाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहुत मसरूफ़ हैं आप, मैं देख रहा हूँ। मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि सलाथिया साहब की कमी महसूस होती है? बिल्कुल होती है। देखिए, ये मैं 99 में फ़र्स्ट टाइम बार का प्रेसिडेंट बना था और मेरे बाद सलाथिया साहब बार के प्रेसिडेंट बने और बहुत से लोग बने, वेदराज वज़ीर बने, सुनील सेठी साहब भी बने। लेकिन सलाथिया साहब की जो कंट्रीब्यूशन बार में है वो हर इंसान जो है हमारी जम्मू सूबे का, रादर पूरी स्टेट का और हमारे बार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो पूरे अच्छे तरीके से उसको रिकॉग्नाइज़ भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। मैंने जो 2012 की इलेक्शन लड़ी आफ्टर गैप ऑफ 13 ईयर्स, तो मैंने सुनील सेठी, आपको याद होगा कि सुनील सेठी मेरे खिलाफ कैंडिडेट थे, मैं इलेक्शन जीत गया। इलेक्शन जीतने के बाद हमने बार का एक स्ट्रक्चर जो है, जो सलाथिया के साहब के टाइम पे था, या खजूरिया साहब के टाइम पे था, जो हमारे पुराने सीनियर RP सेठी साहब भी हमारे बार के प्रेसिडेंट रहे हैं, हमने वो मेंटेन करने की कोशिश की और इंश्योर किया कि हमारी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे बार के मेंबर्स की और हमारी एसोसिएशन की। अनफॉर्चुनेटली जो अभी आपने ये बात कही कि बहुत देर के बाद इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों से बार में प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए, ये पहली बार हुआ है कि बार का प्रेसिडेंट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो ऑफिस ही छोड़ के भाग गया और उसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। दिस हैज़ नेवर हैपेंड इन आवर एसोसिएशन इन माय होल कैरियर ऑफ 41 ईयर्स। अब मैं जब लोगों के बीच में जा रहा हूँ, सलाथिया साहब की कमी डेफिनेटली लोग महसूस कर रहे थे। मैंने आज पब्लिकली ये बात कही कि बार एसोसिएशन की इलेक्शन की नोटिफिकेशन आने के बाद जो सीनियर वकला साहिबान हैं, हम ये चाहते थे कि यूनानिमसली किसी भी सीनियर मेंबर को बार का प्रेसिडेंट बना दिया जाए ताकि बार में फिर से यूनिटी और सॉलिडारिटी जो है वो आ जाए और हम सभी लोग इकट्ठे होकर कोशिश करें कि बार की ग्लोरी जो है वो रिस्टोर हो। लेकिन वो सिचुएशन नहीं बन पाई। जब कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन का जब माहौल बनता है तो कैंडिडेट्स अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर देते हैं। तो जो सीनियर मेंबर्स हैं उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर दो। तो अब मैं लोगों में जा रहा हूँ, मैंने अच्छी गैदरिंग्स एड्रेस की हैं। 3 हमारे बार रूम्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में, उनमें बार रूम नंबर 1 में आज मैंने मीटिंग की, बार रूम नंबर 2 में मैंने कल मीटिंग की थी, एक लेडीज़ का अच्छा बार रूम है वहाँ मैंने परसों मीटिंग की थी। और मैं ये समझता हूँ कि बार में एक इस टाइप का माहौल बन चुका है कि हर आदमी को ग्रीवेंस है,
हर आदमी अपना अपना ग्रीवेंस प्रोजेक्ट करना चाहता है, और जब ग्रीवेंसेस इतने ज़्यादा हों तो लोगों में अनरेस्ट भी है। उस अनरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और लोगों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए अच्छी एसोसिएशन की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए एक अच्छी एसोसिएशन की ज़रूरत है। भरद्वाज साहब, इसका आपने अभी अपनी जब बात आप कह रहे थे तो उसमें आपने ये कहा कि बार का की जो पोजीशन थी समाज के बीच में, यानी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू जब किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरती थी तो जब तक वो मुद्दा हल नहीं होता तब तक बार वापस नहीं आती थी। लेकिन हमने ये देखा कि बार ने ये तय किया कि रजिस्ट्रेशन के ऊपर हमने लड़ाई लड़नी है, लेकिन जब बार ने वो सारी एजुटेशन विड्रॉ की तो हमने किसी बार के सीनियर आदमी को उस एजुटेशन को दोबारा से शुरू किया जाए, रिवाइव किया जाए और कंटिन्यू किया जाए, किसी को कहते हुए नहीं सुना। उसकी क्या वजह, तब आप लोगों ने क्यों चुप्पी साधी है और अब आप लोग जो है ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं? देखिए, जब मैं तो उस समय बार का ऑफिस बीरर नहीं था, एजिटेशन का फ़ैसला एसोसिएशन करती है। जब एसोसिएशन ने फैसला कर लिया जी ये रजिस्ट्रेशन वर्क, चलिए रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद रजिस्ट्रेशन वर्क चला गया रेवेन्यू एजेंसी के पास। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सब रजिस्ट्रार्स के ऑफिसेज जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे यहाँ बनाए, तो उस पर भी एक बड़ा गुस्सा है। आज की डेट में हमारी बार मेंबर्स में बहुत से वकला साहिबान ऐसे हैं जिनका सारा दारोमदार जो है ना, इकनॉमी जो इनकी इकोनॉमिकल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो रजिस्ट्रेशन वर्क से फुलफ़िल हो जाती थी। वो सभी लोगों का काम डिस्टर्ब हो गया। अब आप बताइए कि हमारे सिविल क्रिमिनल जो वर्क है वो को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में है, हाई कोर्ट की रिट पिटिशन्स हैं, अपील्स हैं, रिवीजन है, वो सारी हाई कोर्ट में है। अगर एक वकील साहब को रजिस्ट्रेशन का काम करवाने के लिए आप बताइए 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर अपने स्टेशन से बाहर जाना होगा तो उसका एक ही साइड का काम हो पाएगा, दूसरी साइड का काम जो है उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ये कोशिश करेंगे, जब वो जो ये चीज़ें जब हुई होने के बावजूद हमारी बार ने एजिटेशन की और वो एजिटेशन कॉल ऑफ भी बार के लोगों ने ही कर दी। ये आपको पता है, ये मैं किसी से छुपा हुआ नहीं है। वो कॉल ऑफ जो एजिटेशन हुई वो गलत हुई है। मैं ये सीनियर लोग उस पर चुप रहे? नहीं, कोई चुप नहीं था, सभी लोग बोल रहे थे। बीच में ये जो कोविड वाला इशू आ गया वो भी एक रीज़न बन गया, अदरवाइज़ ये एजिटेशन ने दूसरी शेप लेनी थी लेकिन वो शेप नहीं ले पाई। हर आदमी कोविड से यहाँ बड़ा अपसेट था, डिस्टर्ब था, इकोनॉमिकली बड़े लोग शैटर हो चुके थे प्रोफेशन के। इस वजह से ये बैकग्राउंड में इश्यूज चले गए। अब एजिटेशन, अब जो इलेक्शंस आई हैं तो आपको मैं ये बता दूं कि बार का हर मेंबर ये चाहता है कि जितनी भी जुडिशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जुडिशल फोरम्स हैं, वो सारी एक ही एरिया में होनी चाहिए, एक ही कॉम्प्लेक्स में होनी चाहिए। तो क्या आपका इशारा इस तरफ है कि जिस समय आप अगर अध्यक्ष चुने जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं, मैं देखिए पहला तरीका ये होता है, मैं ये अपनी जगह समझता हूँ कि हम एक अल्टीमेटम देंगे, चीफ जस्टिस साहब से हम मिलेंगे, हम यूटी के जो एलजी साहब हैं उनके नोटिस में अपने ग्रीवेंसेस लाएंगे, इन्हें रिटर्न बाई वे ऑफ ए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारे फोरम्स एक ही विसिनिटी में होने चाहिए। मैं नहीं कहता कि कोर्ट जो हमारी कोर्ट प्रेमिसेस है उसमें रखो, उसके एडजाइनिंग भी अगर कोई लैंड इनको मिल जाए वहाँ पे वो कम्प्लेक्स बनाओ ताकि वकला साहिबान की ये वाली ग्रीवेंस जो है इमीडिएटली दूर हो जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो फिर तो आपको पता है दूसरा रास्ता वकला साहिबान जानते हैं, दूसरा रास्ता ही एजिटेशन है। लेकिन हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे एजिटेशन ना हो और गवर्नमेंट को हम पूरी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो डिमांड्स हैं ये माने। अगर नहीं मानेंगे तो फिर एजिटेशनल पाथ जो है वो तो एक रास्ता रह जाएगा और ये वकला साहिबान, अब वो बात नहीं रहेगी जो पिछले टाइम पे हो गई है, क्योंकि वकला साहिबान ने अपनी पूरी ताकत, मैंने देखा है कि पूरी ताकत के साथ ये डिमांड जो है ये प्रोजेक्ट कर दी हुई है। एक और मुद्दा था जिस पर सलाथिया साहब बहुत बोलते थे, उन्होंने कहा रायका में जो है हाई कोर्ट का परिसर जानीपुर से रायका नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद एक आश्वासन भी आया आपकी बार की तरफ से कि जी हमने उस पर बात कर ली है, जो इंडेंट गया है उस इंडेंट को वापस किया जाएगा। जबकि जो लोग प्रक्रियाओं से जो लोग वाकिफ़ हैं
वो लोग जानते हैं कि जब कागज़ कहीं सरकारी चला जाता है वो वापस नहीं आता। वही बात बाद में साफ हुई, पता ये चला कि सरकार तो अपना काम कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल चुका है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस हो गई है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लियरेंस दे दी है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अपनी क्लियरेंस दे दी है। तो इसका मतलब वो जो प्रपोजल था वो आगे चल रहा है। तो भरद्वाज साहब, आपके हाथों में कमान आती है, तो क्या इस प्रपोजल को आप शेल्व करवाएंगे, या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि हाईकोर्ट को जानीपुर से रायका शिफ्ट किया जाए? मैं आपको बड़े क्लियर वर्ड्स में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हमारा जम्मू एक छोटा सा शहर है। इस शहर में वकालत करने के लिए वकला साहिबान जम्मू सूबे से डिफरेंट कॉर्नर से, कोई पुंछ से आ रहा है, कोई राजौरी से आ रहा है, कोई डोडा डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, कोई किश्तवाड़ से है, भद्रवाह से है, बनी से है, बसोली से है। वो सोचते हैं जी हम यहाँ प्रैक्टिस करेंगे आकर के, हाई कोर्ट में भी काम करेंगे, हम जो ट्रिब्यूनल है ट्रिब्यूनल्स में भी काम करेंगे, हम जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं यहाँ भी काम करेंगे, हम रजिस्ट्रेशन का काम जो है वो भी करवाएंगे अपना। और वो इसको एक मीडियम बनाना चाहते हैं, अपना सोर्स ऑफ इनकम इसी प्रोफेशन से वो कमाई करके अपनी लाइफ जो है उसका गुजर करना चाहते हैं। अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेग्रीगेट होती हैं, ये मेरा पर्सनल व्यू है और बार का भी ये व्यू है कि अगर ये सेग्रीगेट होती हैं तो ये लोग जो हमारे वकला साहिबान हैं ये अपनी जो रोज़ी है उसको प्रॉपरली नहीं कमा पाएंगे। जो इकोनॉमिकली लोगों को जो स्ट्रेंथ चाहिए वो एक जगह पे जूनियर एडवोकेट को नहीं मिल पाएगी। हाई कोर्ट में मेरे पास मान लीजिए मेरे पास आज की डेट में हफ्ते के 20 मुकदमे लगते हैं, तो मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए वो रायका चली जाए, आप उसको 20 किलोमीटर और कहीं दूर ले जाएं, कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, नए नए प्रोफेशन में आते हैं, उन सब के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम और हाई कोर्ट का काम मिला करके ही वो अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे इस प्रोफेशन में, अपनी लाइवलीहुड कमा पाएंगे और वो इस प्रोफेशन में ग्रो कर पाएंगे। अगर तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो हम डेफिनेटली परसुएट करेंगे गवर्नर साहब को भी, चीफ जस्टिस साहब को भी। ये जो एरिया आपने देखा होगा जानीपुर का, जहाँ पे हमारी हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, यहाँ बहुत सी जगह है। अगर इसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए तो जो मैंने आपको बोला, यहाँ ट्रिब्यूनल्स भी बन सकते हैं। एक कॉर्नर आप पकड़ लीजिए, एक कॉर्नर में आप 6 स्टोरी बिल्डिंग बना लीजिए, एक एक स्टोरी में एक एक ट्रिब्यूनल आप रख लीजिए, एक स्टोरी में आप रजिस्ट्रेशन वर्क की बात कर लीजिए। सब कुछ पॉसिबल है अगर हम प्लान करके चलेंगे। तो प्लानिंग के साथ मुझे नहीं लगता कोई डिफ़िकल्टी है कि सारे के सारी कोर्ट्स जो हैं इसी एरिया में, इसी कॉम्प्लेक्स में आराम से आकर के यहाँ सिचुएट करवाई जा सकती है। भरद्वाज साहब, जो यंग लॉयर्स हैं, नौजवान वकील हैं, जब से कोविड हुआ है तब से उनकी एक शिकायत है, वो ये कह रहे हैं जी कि जो काम पहले हमारे पास आता था वो काम भी सीनियर वकील ले गए। हम जब उनसे पूछते हैं वो कैसे, कहते हैं जी सारा मामला ऑनलाइन है। अब वकील साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वही हाज़िरी देते हैं, हाई कोर्ट में वही हाज़िरी देते हैं, और अगर बाहर कहीं उनके केसेस हैं वहाँ पर भी वही हाज़िरी देते हैं। तो जो छोटा मोटा काम हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता था वो भी हमारे पास नहीं आ रहा है। तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि ये जो बेचारे यंग लॉयर्स हैं, जिनके हाथों से रजिस्ट्रेशन गई, जिनके हाथों से अन्य और कई काम चले गए, आप ये इंश्योर करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे कि इनकी लाइवलीहुड कम से कम कोविड के कारण, क्योंकि अभी भी हम थर्ड वेव के बारे में सुन रहे हैं, फिर हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, फिर से हो सकता है फिजिकल हियरिंग बंद हो जाए, तो वो जो दिक्कतें इन नौजवान वकीलों को आती हैं उनको रिड्रेस करने के लिए क्या मैकेनिज्म आप तैयार करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं भगवान से दुआ करूँगा कि हम कोविड जो है इससे हमें छुटकारा मिले। और फिज़िकल हीयरिंग हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आज की डेट में आपने खुद देखा होगा कि चल रही हैं। हाई कोर्ट में फ़िज़िकल हीयरिंग चल रही है, सारे ट्रिब्यूनल्स में फ़िज़िकल हीयरिंग चल रही है, एक्सेप्ट हमारा जो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है। मैं डेफिनेटली इनके चेयरपर्सन साहब से भी बात करूँगा, अपने चीफ जस्टिस साहब से भी बात करूँगा, रिक्वेस्ट करेंगे इनको कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है यहाँ भी फ़िज़िकल हीयरिंग जो है वो रिज्यूम हो। उससे ये होगा कि जो हमारे जूनियर लॉयर्स हैं उनको अपना शेयर, अपना काम जो है बड़े आराम से मिल जाएगा। और ऑनलाइन जो ये कह रहे हैं ईजी एक काम था लोगों के पास, सीनियर्स के पास, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। भरद्वाज साहब, एक और इशू है रजिस्ट्रेशन को लेकर। ये वकील जो हैं, जो रजिस्ट्रेशन कराने भी जाते हैं, पहले उन्होंने कहा जी स्लॉट्स नहीं मिलते,
फिर उन्होंने कहा जब स्लॉट मिलता है तो बड़ी मुश्किल के साथ मिलता है। अब ये एक दुखड़ा है। दूसरा दुखड़ा ये है कि जनाब एक एसडीएम को ढूंढने जाना है तो नॉर्थ, दूसरा साउथ, तीसरा कहीं और, चौथा कहीं और। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कभी डीसी ऑफिस भागना है, कभी कहीं भागना है, कभी कहीं। वो कहते हैं कि वो हमें वादा किया गया था कि जी बिल्कुल हाई कोर्ट के परिसर के बाहर, दरवाजे के बाहर जो बिल्डिंग है, खाली बिल्डिंग पड़ी हुई है, हम इन तमाम लोगों को, जो रजिस्ट्रार जितने भी हमारे होंगे, इनको वहीं पर हम लोग स्टेशन करेंगे ताकि आप लोग परिसर से बाहर निकलें, वहीं पर आप इनको अटेंड करें और वापस चले जाएं। वो वादा वफा नहीं हुआ। अब वकील आपसे ये जानना चाहते हैं कि कोई रोड मैप है आपके पास कि आप ये जो परेशानी उनको आ रही है, इसको रिड्रेस करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही आपको ये बात कही कि इसके लिए हम पहले तो एलजी साहब को एक रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो काम है ये वापस वो जो एडजाइनिंग एरिया आपने कहा उसी एडजाइनिंग एरिया में इमीडिएटली आप शिफ्ट कर लीजिए जब तक कोई नई बिल्डिंग स्टेट नहीं बना के हमें देती। अगर वो नहीं होता तो फिर हम चीफ जस्टिस साहब से पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे मिलेंगे। अगर वहाँ भी बात नहीं बनेगी तो हम पीआईएल फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और डायरेक्शंस सीख करेंगे स्टेट के अगेंस्ट कि हमें ये फैसिलिटीज़ जो हैं कोर्ट प्रीमिसेस में दें, जो वकला साहिबान की आज की इम्पॉर्टेंट एक रिक्वायरमेंट है। अनलेस ये नहीं होगा तो मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द बार अगर जब मुझे मौका मिल गया तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मैं पूरी मेहनत और जद्दोजहद करूंगा कि ये वाला काम जो है ये हमारा इमीडिएटली कोर्ट प्रीमिसेस के पास पहुंच जाए, आ जाए, ताकि हमारे वकला साहिबान को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिक्कत ना हो और जनरल पब्लिक को भी दिक्कत नहीं हो। देखिए, आपने वकला साहिबान की बात की, इससे सिर्फ वकला साहिबान को नुकसान नहीं है, इससे जनरल पब्लिक को भी नुकसान है। जब यहाँ काम आ जाएगा तो अगर सब रजिस्ट्रार्स कोई गलत काम करते हैं रेवेन्यू एजेंसी के लोग, तो हमारे वकला साहिबान फिर जानते हैं, यहाँ बार एसोसिएशन होगी, हमारे सीनियर मेंबर्स होंगे, हम मिलजुल करके इंश्योर करेंगे कि वहाँ जो आर्बिट्रेरीनेस है इनके पार्ट पे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास वो आर्बिट्रेरीनेस ख़त्म हो और लोगों के साथ इंसाफ हो और बड़े अच्छे ढंग से हमारे डॉक्यूमेंटेशन जैसे पहले जुडिशल ऑफिसर्स करते थे वैसे ही रेवेन्यू एजेंसी के जो ऑफिसर्स हैं, सब रजिस्ट्रार्स हैं, वो ये काम हमारा वकला साहिबान का करें। भारद्वाज साहब, अब आते हैं आपके संविधान को लेकर। आपके संविधान में जो अध्यक्ष का पद है और जो टीम आती है वो सिर्फ 1 साल के लिए आती है। 1 साल के बाद पिछले कुछ सालों का एक वो बनी गया है, रिवाज सा बन गया है कि आपके चुनाव समय पर नहीं होते। क्या आपको लगता है कि समय आ गया है कि संविधान के अंदर संशोधन करके एक तो टीम की टर्म बढ़ाई जाए, अध्यक्ष के पद की टर्म बढ़ाई जाए, और दूसरा ये कि कोई ऐसा मैकेनिज्म तलाश किया जाए कि जब टेन्योर मुकम्मल हो जाता है उसके इमीडिएटली बाद रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेट हो और चुनाव हो जाएं। ये तमाशा ना हो कि चुनावों का समय आता है तो कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर चुनाव लटका दिए जाते हैं, ये चुनाव कहते हैं। तो क्या आप संविधान जो है उसके अंदर बदलाव ऑलरेडी प्रपोज भी कुछ किए गए हैं, उनको लेकर कुछ हंगामा भी हुआ था, तो आपकी उसको लेकर राय? देखिए, ऐसे है कि हमारे पास टीम के पास कोई पावर्स नहीं होती, इलेक्टेड प्रेसिडेंट के पास कोई पावर्स नहीं है, ऑफिस बीयरर्स के पास कोई पावर्स नहीं है। ऐसे जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो जनरल हाउस लेता है। मैं ये समझता हूँ हमारी अगर जब इलेक्शन हो जाएगी इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस हम एक जनरल हाउस करेंगे। जनरल हाउस में जो जैसे आपने बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में कोई अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, तरमीम कोई करने की ज़रूरत है, हम बार के मेंबर्स की कोई एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उनके प्रपोजल को हाउस के आगे रखेंगे। खुद आपको लगता है कि अध्यक्ष के पद के लिए 1 साल का समय जो है कम है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हो। लेकिन अगर आप पूरे हिंदुस्तान में देखें, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की इलेक्शन जो होती है उसके ऑफिस बीयरर्स की टर्म भी 1 ईयर है। लेकिन एक भरद्वाज साहब, आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा। आप वकला साहिबान जब कोर्ट में जाते हैं, किसी अफसर की ट्रांसफ़र, उसका मिनिमम टेन्योर 2 साल है, मैक्सिमम आप 3 साल के लिए किसी अफसर को रखते हैं। मान लीजिए किसी की साल में ट्रांसफ़र कर दी, तो आप लोग जाके हंगामा करते हैं और कोर्ट में जब आप वो केस फाइल करते हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि जनाब ये 1 साल के लिए बेचारा अफसर आया था, अभी तो उसको 6 महीने में यही पता चला था कि कामकाज क्या है मेरा, तो 6 महीने के अंदर अंदर आपने इसकी छुट्टी कर दी। तो आप ये तमाम दलीलें जो हैं वो जजों के सामने रखते हैं।
तो आप अफसरों के लिए, कानून बनाने वालों के लिए, कानून का पालन जो लोग करवाते हैं उन लोगों के लिए आप चाहते हैं 2 साल का और 3 साल का टेन्योर, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन में आप जैसे ही लोग थे जिन लोगों ने ये सारी रिकमेंडेशंस दी, जिनकी बुनियाद पर अभी सब कुछ हो रहा है। तो आप तो दुनिया के लिए टेन्योर चाहते हैं कि भाई इतना टेन्योर दो, इतना टेन्योर दो, इतना टेन्योर दो, तो खुद का आपको लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर हो जाता है? नहीं, नहीं होता। मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक फरमा रहे हो। लेकिन मैंने आपको बोला कि अब जब नोटिफिकेशन निकलती है उसमें टेन्योर भी हाँ आता है। तो टेन्योर वन ईयर का है इस बार। जब मैं पिछली बार इलेक्ट हुआ तो 2 साल का टेन्योर था, उससे पहले भी 1 साल का टेन्योर था। तो अब जब एक यूनानी मसली राय बन गई बार में कि टेन्योर 1 साल का होना चाहिए, तो इन्होंने इस नोटिफिकेशन में 1 ईयर रखा है। लेकिन मैंने जो पिछली बार भी मेरी टेन्योर जब ख़त्म हुई, तो जिस दिन मेरी टेन्योर ख़त्म हुई थी मैंने उसी दिन नोटिफिकेशन निकाल दी और विद इन टाइम हमने इलेक्शंस करवा दिए थे। 99 में भी मैंने विद इन वन ईयर नहीं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर मैंने नोटिफिकेशन निकाली और हमने इलेक्शंस करवा दिए थे। अब भी मैं एक साल के लिए अगर चुना गया तो 1 साल मेरी टेन्योर रहेगी। जिस दिन मेरी टेन्योर खत्म होगी मैं नोटिफिकेशन निकाल दूंगा और फ्रेश इलेक्शंस करवाऊंगा। ये जो एडहॉकिज्म होता है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये कभी भी एसोसिएशन के लिए अच्छा नहीं है। जो इसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास भी बेसिकली देखा जाए तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उनकी जो एक विगर, एक ज़ील उनकी होती है काम करने की, वो ख़त्म हो जाती है जब टेन्योर ख़त्म हो जाए। इसी वजह से 2 साल 1.5 साल तो हो गया, आपने देखा होगा कि हेडलेस बॉडी है हमारा प्रेसिडेंट नहीं, हमारा वाइस प्रेसिडेंट नहीं, हमारा सेक्रेटरी नहीं, और आज की डेट में आरओ बेचारे जो हैं वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं। तो ये सिचुएशन एटलीस्ट मैं नहीं होने दूंगा। एक डेमोक्रेटिक बॉडी है और इसकी जो इस बॉडी का जो एक करैक्टर है उसको मेंटेन करने के लिए मैं पूरी एफर्ट्स करूंगा। जो हमारा प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रीएम्बल के दायरे के अंदर रह करके और इन्हें डेमोक्रेटिक मैनर हम बार एसोसिएशन को भी चलाएंगे और हर काम जो है वो डेमोक्रेटिकली करेंगे, ताकि बुकला साहिबान जो हैं उनके ग्रीवेंसेस दूर हों। और जो बार बार हम इंसाफ की बात करते हैं, हमारी लड़ाई बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ होती है। जब बेइंसाफ़ी हमारे साथ अपने साथ हो रही है, हमारे जम्मू सूबे के लोगों के साथ हो रही है, उस बेइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ भी हम लड़ेंगे और इंसाफ की लड़ाई को लॉजिकल कंक्लूजन तक हम डेफिनेटली। भरद्वाज साहब, एक चीज़ समझना चाहूँगा आपसे। जम्मू कश्मीर में एक लड़ाई लड़ी गई थी कि महिलाओं को उनके हकूक़ नहीं मिले। आपको याद होगा बेटियां जो ब्याई जाती थी बाहर, उस बेटी को उसके बाद उसकी जायदाद पर और बाकी चीज़ों पर हक नहीं होता था। 35A गया, 370 गया। इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी महिला नहीं लड़ रही, और क्या आपको नहीं लगता कि संशोधन करके कम से कम महिलाओं के लिए, क्योंकि 400 के करीब करीब जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 400 के करीब करीब महिला मेंबर हैं बार में, तो क्या आपको नहीं लगता कि संशोधन करके कम से कम एक कोई पोजीशन जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाए, या अगर महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं तो किसी एक को आगे लाया जाए कि आप आइए चुनाव में हिस्सा लीजिए। और एक और चीज़ कि आती क्यों नहीं है, चुनाव लड़ती क्यों नहीं? देखिए, जो पिछली इलेक्शंस 99 में मेरी हुई, मेरी टीम में उस समय भी मेरे साथ एक कुलीग जॉइंट सेक्रेटरी शायद थी, वो हमारी ऑफिस बीरर थी। 2012 में भी मेरे साथ एक कुलीग हमारी वाइस प्रेसिडेंट थी, वो आजकल हाई कोर्ट जज हैं, हाँ मैम सिंधु शर्मा, ये मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट थी। तो उसके बाद अब ये कैसे डिस्करेज हो गया सिस्टम मुझे खुद समझ नहीं आई। तो मैंने जो लेडीज़ बार रूम में परसों मीटिंग की थी, उसमें हमने अनाउंस किया है कि इस साल हम कुछ 1 2 4 मेंबर्स को कॉप्ट करेंगे। अपनी जो हमारी टीम, इलेक्टेड टीम होगी, वो हम उसमें डिसाइड करके उनको कॉप्ट कर लेंगे, ताकि जो हमारी वुमेन मेंबर्स हैं इनका व्यू पॉइंट भी एसोसिएशन के सामने गाव आता रहे, और जो जो डिफ़िकल्टीज़ इनको फेस करनी पड़ती हैं वो हम इमीडिएटली वहाँ पे करेक्ट कर लें और ठीक कर लें। तो हम इस बार कॉप्ट करेंगे और आने वाले टाइम में मैं अपने लेवल पे भी और कोशिश करूंगा कि हम कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें, जहाँ इनको हम परसुएट करेंगे कि कोई ना कोई मैडम जो है वो इलेक्शन लड़े। डिफ़िकल्टी नहीं है, आज आप देखिए हाई कोर्ट जज हो गई, कल को मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई हमारी फीमेल मेंबर जो है बार की प्रेसिडेंट बने।
और इस ऑफिस को होल्ड करें। आज लड़कियों और लड़कों में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं जो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, लड़कियाँ हमारे से ज़्यादा आगे चली गई हैं। आप देखिए, ये मेरे बच्चों की तरह हैं, मेरी बेटियाँ हैं, सारा काम तो यही कर रही हैं। ये सारा काम मेरा ये देख रही हैं इलेक्शन कैसे हमने लड़नी है, कौन कौन सा काम करना है, कौन कौन से। मैं इनको मजाक कर रहा था, मैंने कहा आप कल लड़कियों को साथ लाओ, हम कैंपेन करने निकलेंगे तो हमारे साथ कम से कम 50 जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, ये हमारे साथ होनी चाहिए, ताकि आपका व्यू पॉइंट भी लोगों तक प्रॉपरली पहुँचे। तो बिल्कुल अंत में आपसे आपको लेकर लोग ये भी कहते हैं कि आप जो राजनीति में बड़े इंटरेस्टेड हैं और आपके ऊपर ये भी टैग है कि आप कांग्रेस के साथ जो है अलाइड हैं। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ एक वकील साहब अलाइड हैं, वो भी अध्यक्ष के पद के लिए लड़ रहे हैं। एक वकील साहब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में थे लेकिन इस्तीफ़ा दे दिया सिर्फ इसलिए कि भाई मैंने चुनाव लड़ने हैं, तो मैं किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड नहीं रहना चाहता हूँ। आप ही के एक और वकील साथी हैं, वो भी कांग्रेस के साथ हैं और वो तो कांग्रेस में हैं। तो आपसे ये समझना चाहूँगा कि क्या ये बात सच है कि ये बार की जो आप लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं, इसके पीछे असल में मुद्दा ये है कि आप आने वाले कल में जो है अपने आप के लिए एक राजनीतिक भविष्य देखते हैं और उस भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप इस बार के इस चुनाव में उतरे? देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात कही, जो हमारी एसोसिएशन है एक ए पॉलिटिकल एसोसिएशन है, नॉन पॉलिटिकल। मैं 96 में भी पॉलिटिक्स में था, आपको शायद मेरी बैकग्राउंड पता नहीं है। मैंने 1983 में फर्स्ट असेंबली इलेक्शन लड़ी थी, मैंने 1987 में सेकंड असेंबली इलेक्शन लड़ी थी। उसके बाद मैंने कंसंट्रेट किया प्रोफेशन में। 99 में बार का प्रेसिडेंट जब बना तो मेरी एसोसिएशन एफिलिएशन पॉलिटिक्स के साथ रही है। आप मेरी हिस्ट्री देख लीजिए, मैंने अपनी बार एसोसिएशन के अंदर कभी भी पॉलिटिक्स एंटर नहीं होने दी है। कोई पॉलिटिकल आदमी मेरी पार्टी का जितना मर्जी बड़ा हो, मैंने कभी उसको इजाज़त नहीं दी जब मैं ऑफिस बीरर रहा हूँ कि हमारी बार की अफेयर्स में किसी भी ढंग में इंटरफियर करे। अगर मुझे कोई चीज़ मिलनी होगी पॉलिटिक्स में तो उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल हूँ, मेरी प्रोफेशनल बैकग्राउंड है। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैं कभी एमएलसी नहीं बना, मैं कोई ऑफिस बीरर नहीं बना पार्टी का मेंबर। एफिलिएशंस हर एक आदमी की, आप जितने आप जर्नलिस्ट हो, मुझे लगता है आप भी एक आइडियोलॉजी अपनी रखते होंगे। हर कोई आदमी, हमारे साथ बुकला साहिबान हैं, HC जलमेरिया हमारे एक वकील साहब हैं, वो कम्युनिस्ट हैं। बहुत से लोग, बहुत से नहीं, हर एक वकील साहब जिससे भी आप बात करेंगे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली वो एफिलेटेड होगा। लेकिन बार एसोसिएशन के अंदर फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि बीजेपी का एक स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, जिसको पार्टी ने डिसाइड किया ये हमारा कैंडिडेट रहेगा, उसको मैंडेट दे दिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। यहाँ कोई मैंडेट थोड़े मिलते हैं लोगों को, यहाँ मैंडेट के बेसिस पे इलेक्शन नहीं होती। हमारी पार्टी के अभी आपने एक दूसरे हमारे जो कैंडिडेट उनकी बात की तो पार्टी ने किसी को नहीं, हमारी पार्टी ने कहा लड़ो, वो भी एज ए वकील लड़ रहे हैं, मैं भी एज ए वकील लड़ रहा हूँ। तो एज ए वकील लड़ने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स जो है दैट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द कोर्ट प्रेमिसेस और इन द स्फीयर ऑफ द बार एसोसिएशन एट ऑल। ये बिल्कुल अब पक्की बात है। बिल्कुल, देयर विल बी नो पॉलिटिक्स एट ऑल। और जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की इसमें कोशिश करता है उसको हमारी बार जो है वो स्पेयर भी नहीं करती। हमारी बात बड़ी पक्की है कि आप किसी भी पार्टी के साथ कनेक्टेड रहो, जो मर्जी करो, ये आपका अपना प्राइवेट काम है, वो आप बाहर बैठ के करते रहो। लेकिन जब तक जहाँ एसोसिएशन का ताल्लुक है वहाँ पर कोई चीज़, वहाँ सिर्फ एक वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स जो है वो जो हमारा पैरामाउंट जो इंटरेस्ट है, पैरामाउंट इंटरेस्ट हमेशा रहता है वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। जो बातें हमने पहले शुरू में आपसे की, उन्हीं को हम यहाँ फोकस में रखते हैं और उन्हीं को आगे लेकर के हम चलते हैं। आप देखिए, बीजेपी का कैंडिडेट भी एक आ गया, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर भरे उसके बाद अपनी पार्टी का कैंडिडेट था। अपनी पार्टी के कैंडिडेट को किसी ने कहा होगा ना, एसोसिएशन तो उसकी आज भी है, आज भी उसकी एसोसिएशन है, वो भी पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। आप उसकी वेरिफिकेशन करिए। अब आज की डेट में मुझे कोई कह रहा था कि अपनी पार्टी के जो कोई लीडर हैं, उनके टॉप लीडर स्टेट के, उनके लिए वो कैंपेन कर रहे हैं टेलीफोन पे। ये आपके नोटिस में मैं ला रहा हूँ। मेरे लिए कोई आदमी, आपको एक आदमी नहीं मिलेगा पार्टी का जो आपको कहेगा कि हमारा कैंडिडेट है, वहाँ पे हमने खड़ा किया हुआ है, या मुझे वकीलों ने खड़ा किया है,
वकला साहिबान की वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरा पार्टी के साथ एसोसिएशन एफिलिएशन का इस इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अंत में बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक चुनाव हैं? इससे पहले इतने राजनीतिक चुनाव आपने देखे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है अध्यक्ष के पद की कुर्सी कि पार्टियां उतर आई हैं मैदान जंग में? ये कल्चर जो है ये रिसेंटली यहाँ स्टार्ट हुआ है। मैंने कभी नहीं हुआ। मैंने आपको बोला मैंने 10-10 साल के गैप दे के इलेक्शंस लड़ी हैं। मैंने अपने पूरे कैरियर में नहीं देखा है बार, नहीं देखा ही नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स होती नहीं थी। ये रिसेंट ट्रेंड है कि बार, आप पिछली बार भी देख लीजिए प्रेसिडेंट बार का कौन था, आपको ज़्यादा पता है मेरे से, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो। इस बार भी बेसिक पर्पस वही है, इसीलिए ये कैंपेन की जा रही है। आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज, लगभग हमारे सभी सवालों के सटीक और सीधे जवाब। और अंत में एक बात ये कही कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू में इतनी ज्यादा राजनीति मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखी। पहले मैंने 1999 में चुनाव लड़े, फिर उसके बाद में 2012 में मैंने चुनाव लड़े, लेकिन मैंने कभी इस तरह की राजनीति नहीं देखी, इस तरह का दंगल नहीं देखा। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव और उनके नतीजे।